कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज की जो क्लास है आज से ठीक एक महीने बाद, यानी एक महीने से भी कम समय बचा है, लगभग एक महीना मान के चलो, 9 जून को होने वाले आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी और जो भी उप निरीक्षक है ना, आबकारी उप निरीक्षक, वो जो एग्जाम है आपका ग्रुप सी का, जिसका फिजिकल हो चुका है, उसके संबंध में, क्योंकि कतिपय बच्चों के द्वारा मैसेज किए जा रहे थे कि सर एक वीडियो लास्ट आप आबकारी के लिए बना दीजिए। चूंकि बच्चों ध्यान से समझना, इस वीडियो का मतलब है कि इसके बाद आबकारी के लिए कोई भी वीडियो नहीं आएगी एक माह के अंदर, ठीक है। इसी वीडियो से तय कर लीजिए कि आपने इस चीज को फॉलो किया है या नहीं किया है। करंट अफेयर्स और उत्तराखंड, क्योंकि आप देखिए, आप जनरल एक ग्रुप सी का एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत गोल्डन चांस, मतलब इस एग्जाम को निकालने में एक बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि इसका जो फिजिकल था बच्चों, वो फिजिकल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और उसमें बहुत, मतलब आप देखेंगे कई बच्चों ने उसको ज्वाइन नहीं किया, मतलब वो गए नहीं फिजिकल में, क्योंकि एक तो काफी मुझे लगता है कि ठंडियों के समय में हुआ था ना इसका, 9 अक्टूबर नवंबर, कोहरा वगैरह लगा था शायद ठंडियों के टाइम पे था। एक तो फिजिकल इसमें क्या था, थोड़ा सा हार्ड था, नॉर्मल फिजिकल के कंपैरिजन में हार्ड फिजिकल रखा गया था। कई बच्चे वो कूद वगैरह ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, यानी इसमें एक बहुत बड़ा मास पहले फिजिकल वो एग्जाम फॉर्म फिल करता है, देन वो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता। दूसरा, जो फिजिकल क्वालिफाई कर जाता है उसके भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए हैं, लगभग 60 मार्क्स का संभव था इसमें, जहां तक मेरा ख्याल है इसमें फिजिकल था 47 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, इस तरीके से कुछ बच्चे बता रहे थे अपने, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। तो मेन हम लोग क्या करते हैं, एक महीने का समय बचा बच्चों, इस एक माह के अंदर, यानी जो आपके पास 1 मंथ का टाइम है, इसमें इस एग्जाम से संबंध में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पैटर्न, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एग्जाम है, यानी यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम है, और आप लोग सब जानते हैं क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो पैटर्न है बच्चों, वो किस तरीके का है। 40 की उत्तराखंड जो प्योर है, ठीक है, 10 की सीधे रीजनिंग, 10 की रीजनिंग, 20 की इधर हिंदी, 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड, 10 की रीजनिंग, 30 नंबर के अंदर 2-3 सेक्शन, जीएस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स। इस तरीके का आपका पैटर्न है, और समय बचा है बच्चों 1 मंथ, यानी एक माह का आपके पास समय है। क्या ये संभव है कि आप अभी से पढ़ना शुरू करें और आप एग्जाम निकालेंगे? संभव नहीं है। वही बच्चा एग्जाम निकाल सकता है जो पढ़ते आया है, या जिसने पहले तैयारी की, या जब से उसने इस फॉर्म को भरा है तब से वो तैयारी में लगा। अब ऐसा नहीं कि फिजिकल दे दिया, सोए पढ़े, अब तैयारी कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाता, ठीक है। चीजों को ध्यान से समझना। अगर आप पिछले कुछ समय के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर देखेंगे, उसमें कुछ बच्चों को समस्याएं ये आई, जो मुझे फीडबैक मिला, कई बच्चों ने, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने की हैबिट थी, सिर्फ वन लाइनर बेस पे उन्होंने क्वेश्चन तैयार किए, तो अचानक से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कॉन्सेप्ट आधारित, यानी वो सिर्फ फैक्ट न देखते हुए वो ये देख रहा था कि अगर हम इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दें तो ये कूट पे आधारित क्वेश्चन दे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, इसको इस तरीके से फंसाया जाए, तो उसमें अच्छा खासा पोर्शन उत्तराखंड के क्वेश्चनों का इसी प्रकार से बन रहा था। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, वो भले ही कूट आधारित क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन वो इतने टफ भी नहीं बना रहे थे कि आप उसको नहीं कर सके। वो पेपर क्वेश्चन देखेंगे, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, अगर आपको अच्छे से 1 या 2 स्टेटमेंट के बारे में पता है तो पूरा क्वेश्चन बन जा रहा था। वो बहुत ज्यादा घुमा नहीं रहे थे, वो भले ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे थे, लेकिन 1 या 2 स्टेटमेंट आपको ठीक ठाक पता है कि, क्योंकि देखो, आप वन लाइनर पढ़ लें या आप कोई चैप्टर पढ़ लें, आपको अगर थोड़ा सा मतलब रटने के अलावा ये पता है कि हाँ इस टाइम पे ये इवेंट हुआ था, ये चीजें हुई थी, इसमें ऐसा था, उतना भी पता है, तो 4 स्टेटमेंट में से जरूरी नहीं है कि आपको 4 के 4 पता हो। 1-2 स्टेटमेंट अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है, बाकी वो ऑप्शन ऐसे रख रहे थे, मतलब जैसे आपका बाई चांस किसी क्वेश्चन में एक ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, अब उसने ऑप्शन रखा है केवल 1, बाकी आपको यह पता है कि ऑप्शन स्टेट नंबर 3 गलत है, और बाकी के 3 विकल्प में उसने स्टेटमेंट नंबर 3 रखा हुआ है, तो आप इससे पकड़ ले रहे थे उसको कि यार ऑप्शन नंबर 3 गलत है कंफर्म है, बाकी 3 ऑप्शन में इसने ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 3 को भी इंक्लूड किया, जबकि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 है, तो आप इस तरीके से भी गलत, मतलब आप 1 या 2 स्टेटमेंट सही हो रहे थे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बचा है 1 माह का समय। जो बच्चा यहां पे तैयारी कर रहा है, मुझे ये पता है कि उसने उत्तराखंड बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, तो बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन। अब रिवीजन किस चीज का, जैसे और बच्चे से पीसीएस का जो प्रीलिम्स दे रहे हैं या आरओ जो मेन, उनसे तो मैं कहता हूं परीक्षावाणी और अपना जो विंसर ईयर बुक है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षावाणी तो है ही है, वो तो आपकी बेसिक बुक है, वो तो आप पहले से पढ़ते आए हैं, आपने जिस भी सोर्स से जहां से भी उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ी है, जहां से भी जिस भी सोर्स से उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी है, जो भी आपके पास उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स बने हुए हैं उसको आप सही तरीके से पढ़ लीजिए।
ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आपको लगता है कि यार अनावश्यक तथ्य डाले हुए हैं, अनावश्यक ईयर वाले क्वेश्चन पूछे, अनावश्यक नाम पूछे हैं, इसका सेनापति कौन था, उसका ये कौन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एक जनरल आप देखेंगे, चंद्रवंश पढ़ रहे हैं, चंद्रवंश का प्रशासन कैसा था, टैक्स सिस्टम क्या था उसमें, पंवार वंश का जो राजाओं के कार्यकाल थे उसमें क्या क्या इवेंट हुआ था, टिहरी रियासत के अंदर कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यानी इस तरीके से आप एक बहुत ज्यादा डीप भी नहीं लेकिन बहुत हल्का भी नहीं, नॉर्मल सा अगर आप उत्तराखंड इतिहास थोड़ा भी अगर नॉलेज रखते हैं उसको आप सही तरीके से रिवीजन कीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा है। बाकी हिस्ट्री के अलावा आप उत्तराखंड की परीक्षावाणी को सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं और विंसर ईयर बुक मैंने लगभग उसको करा दिया है, ठीक है, इतना आपका काम बन जाएगा। अब इसके अंदर देखो जो 40 नंबर के अंदर है वो है क्या क्या, यूके हिस्ट्री, ठीक है, जो सेपरेट सेक्शन है, परीक्षावाणी जिसके अंदर उत्तराखंड का भूगोल वगैरह भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, ठीक है, एक आध क्वेश्चन इस तरीके से, विंसर ईयर बुक, ये आपका विंसर। आप इसमें 1 बाय 1 देखो, करंट अफेयर्स आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफी लंबे समय से हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आप बहुत आसानी से। इकोनॉमी सर्वे की क्लासेज 6-7 क्लासेज होगी, लगभग एंड है, ये आपका हो चुका है, यानी इकोनॉमी सर्वे आपका लगभग हो चुका है, करंट अफेयर्स आपका चल रहा है, मतलब लगभग हुआ ही है, विंसर ईयर बुक आपका लगभग कंप्लीट है, ठीक है। आप इन 3 सेक्शनों को देखोगे, सबसे ज्यादा तो यही पोर्शन मैंने आज का हाल फिलहाल के दिनों में कराया है। आप तैयारी करने वाले हैं तो आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा ना, ये रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं, नहीं किया है तो 1 माह आप क्या कीजिए बच्चों, मैराथन रिवीजन कीजिए। आप बहुत अच्छी रणनीति के साथ उठिए और सुबह से आप शाम तक कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी कीजिए, कम से कम, क्योंकि ये बहुत गोल्डन चांस है बच्चों। इसमें इतने ज्यादा स्टूडेंट नहीं है जितने आप कल्पना कर रहे होंगे। कितने होंगे आपको क्या लगता है? 15-20 हजार, 20-25 हजार से ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि इस एग्जाम में है, और पोस्ट भी ठीक ठाक है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपके फिजिकल में अच्छे खासे मार्क्स हैं तो आपके लिए ये एग्जाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा या स्वर्णिम अवसर लेके आपके सामने आया है कि मुझे क्रैक कर और सरकारी सेवा में जा। इस तरीके का आपको एक चीज मिली हुई है, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो ध्यान से समझना। इस वाले पोर्शन के लिए मैंने आपको बता दिया ये चीजें करनी है। इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेना, करंट अफेयर्स, इसमें मैं ये कहूंगा सेपरेट से थोड़ा डीप पढ़ना है तो ये पढ़ना है, मतलब जो आप पढ़ते हुए आए हैं उत्तराखंड हिस्ट्री। और मुझे लगता है कि जितने इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, जितना मुझे सुन पा रहे हैं, आपने उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स बनाए होंगे। आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आपने मेरी ही चैनल की प्लेलिस्ट से बनाए हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने उत्तराखंड इतिहास आज तक पढ़ा होगा। आपने उत्तराखंड इतिहास पढ़ा है, परीक्षावाणी अगर आपकी सही तरीके से रिवाइज है, बाकी ये सेक्शन आपके हो रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की इसमें कठिनाई आने वाली है। क्योंकि 40 नंबर का पेपर है, अधीनस्थ जो पेपर बना रहा है उसमें अगर आप 25 से 30 नंबर के 20 ले आते हैं तो काफी है, ठीक है। उत्तराखंड के पोर्शन में 40 में से 25, 26, 27, 28, 29, 30 कुछ भी नंबर ले आए आप सिलेक्शन की दौड़ में, और 30 प्लस वाला फिर बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। यानी जिस तरीके के पेपर बन रहे हैं और उसके लिए सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ठीक। हिंदी आपने देखा होगा हाल फिलहाल के दिनों में जो आया, अभी मैं आपको इसको शेड्यूल बताता हूं किस तरीके से करना है, ठीक है। हिंदी जो आया, हिंदी में बाकी तो ठीक है, 20 नंबर की हिंदी में जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति वगैरह ये मुहावरे पूछे, उससे कतिपय बच्चे परेशान हो गए हैं। यानी उनको लग रहा है कि यार हम कैसे करें, ये सब चीजें हैं, ठीक है, अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये चीज दिख गई तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस बार ना आए, कौन जानता है, क्या मतलब, क्या कोई वो थोड़ा ना कि आएगा ही आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। हिंदी व्याकरण में स्पेशली हिंदी साहित्य, ठीक है, बाकी बच्चों हिंदी व्याकरण वो नॉर्मल पूछता है, लेकिन हिंदी साहित्य के क्वेश्चन है, या अपने आप में जो पत्र पत्रिकारिता वाला है, जनसंचार वाला टॉपिक है, ये 3-4 नंबर जो पीछे पीछे दिए हैं उसने, उसको सही तरीके से करना। अदरवाइज जैसे और चीजें जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये तो बच्चों आपके भाग्य जाने, क्योंकि विलोम है, पर्यायवाची है, ये सब चीजें आपके लक पे डिपेंड करती हैं। यानी आपने चीजें तैयार की हुई हैं, आपको लग रहा है कि यार हाँ ये सब चीजें मैंने पहले तैयार की हैं, ये चीजें आराम से हो सकती हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची और ये सब चीजों को ज्यादा फोकस ना करते हुए जितना आपने नॉर्मल पढ़ा है वो वही काफी, क्योंकि ये सब आप पे लक पे डिपेंड है। क्योंकि आपने बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े, पता नहीं क्या पूछ दिया वहां, क्या करोगे उसके बाद। तो हिंदी का एक छोटा सा सिलेबस है 20 नंबर का, एटलीस्ट आपको 15 का टारगेट यहां लेके चलना होगा। अभी मैं इसका शेड्यूल बताता हूं किस तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप सी के एग्जाम है, इसको पढ़ाने के, पढ़ने के, तैयारी करने के बहुत, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो ये करने वाला है। 10 नंबर की रीजनिंग जिसकी सही होगी, 10 में से 7-8 नंबर वो रीजनिंग में ले आया तो उसका काम बनने वाला है। समझ लो, पहले क्या होता था, इन लोगों ने रीजनिंग को
स्पेशल अगर आप देखोगे कोई पर्टिकुलर मार्क्स नहीं हुआ करते थे कि रीजनिंग इतनी की आएगी। आजकल आप देखना हिंदी पेपर कैसे आ रहा है, हिंदी आ रहा, देन उसके बाद आपकी उत्तराखंड आ रही, या हिंदी के बाद सीधे रीजनिंग, हिंदी 20 नंबर की, 10 नंबर की रीजनिंग, उसके बाद 40 नंबर की उत्तराखंड, इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। तो ये पैटर्न बच्चों बहुत ही ज्यादा वो है आपके लिए क्रूशियल, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मेरिट को प्रभावित करने वाली चीज जो है वो है रीजनिंग। रीजनिंग के पोर्शन को आपने एक माह के अंदर बहुत अच्छा बनाना है, चाहे आप कैलेंडर वाला चैप्टर पढ़ो, आप घड़ी पढ़ो, आप दिशा निर्देश वाला पढ़ो, आप ब्लड रिलेशन पढ़ो, रक्त संबंध पढ़ो, या काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ो, इस तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग से आपका क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया काम होने वाला है, बहुत अच्छे से काम होने वाला है। ठीक है, लास्ट में बचता है जीएस और कंप्यूटर और करंट अफेयर। बच्चों ये तो अब समय कम है, क्योंकि ग्रुप सी का एग्जाम अगर आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी सार महेश वर्णवाल जी की, ये आपके लिए काफी काम कर जाएगा। ठीक है, महेश वर्णवाल जी की जो भी किताब है एनसीईआरटी सार, ये और इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगा लेना मेरे हिसाब से। तो ठीक है, लूसेंट किताब पढ़ लो या लूसेंट की ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, ये आपके लिए काम कर सकता है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव या लूसेंट की जो भी बुक है, ठीक है, आपके पास, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको जीएस के लिए। कंप्यूटर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आती है, लूसेंट लेवल का ही कंप्यूटर अगर आप पढ़ लोगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि आप 2-3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, इस पूरे पोर्शन के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन इस पोर्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो आप महेश वर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार के साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव आप लगाएंगे तो काम बन जाएगा। अब देखो टोटल अगर आप इस एग्जाम को देखोगे, 1 माह का समय बचा है, किस पोर्शन को कितना समय देना है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अदरवाइज आप फंस सकते हैं, क्योंकि 1 माह की रणनीति आपकी ऐसी होनी चाहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी वाली मेहनत। पहले बात बता रहा हूं, इसमें कंपटीशन कम है, फिजिकल की वजह से कई बच्चे इसमें बाहर हो चुके हैं और कई के मार्क्स कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपके फिजिकल में ठीक ठाक मार्क्स हैं तो समझ लीजिए ये एग्जाम आपका हो सकता है। इस एग्जाम में ठीक 1 महीने से कम समय बचा है, उसमें आप उसी दिन पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम सेपरेट कर देते हैं, हम शुरुआत करते हैं हिंदी से, हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से, हम फिर लिखते हैं रीजनिंग, देन हम लिखते हैं जीएस वाला पोर्शन। जीएस में सब आ जाएगा, ठीक है, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर। देखो हिंदी का पोर्शन जो कि 20 नंबर का है, डेली इसको 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा इसको पढ़िए, क्योंकि 20 नंबर अगर आपने शुरुआत कर दी है, जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं पेपर हाथ में मिलते ही इस 20 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। और सोचिए 1 महीने के समय है आपके पास 30 और 1.5, यानी आप 45, यानी 30 से 45 घंटा आपको 1 महीने के अंदर पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, 30 से 45 घंटे आप क्या कर रहे हो, 1 घंटे पढ़ने, 1 महीने के अंदर आपको पढ़ने को मिल रहा है। अब आपको लगता नहीं कि 30 से 45 घंटे, कोई 30 पढ़ेगा, कोई 32, कोई 35, कोई 40, कोई 45, 1 माह का समय अगर आप टोटल कैलकुलेशन कर दें इस हिसाब से, तो आपको लगभग 30 घंटे से 45 घंटे के बीच, कोई 2 घंटे भी पढ़ेगा, 60 घंटे, तो इतना समय आपके पास है। टॉपिक आपके लिमिटेड है सॉरी, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये तो आपको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इन टॉपिक में ऐसे टॉपिक को आपको फोकस करना है जो आपको कम आता है। बच्चों मॉर्निंग में जब आप उठते हो, जो भी आपका टाइम है, ये टाइम आप लोग देना मॉर्निंग में। ठीक है, मेरे हिसाब से इसको कब कर देना, मॉर्निंग में कर देना। इस समय को अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग का जो भी टाइम है इसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, मतलब आप शुरुआत इसकी करिएगा। ठीक है, 1 महीने तो मॉर्निंग में जब आप सुबह उठते उठते हिंदी पढ़ेंगे तो आपको ये फायदा होगा कि मैं पेपर की शुरुआत हिंदी से करूंगा। हिंदी आपने पेपर में देना है, आप वो टॉपिक पर फोकस करिए जो आपको नहीं आ पा रहा है। आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वही वर्ण और व्यंजन और स्वर वाला चैप्टर पढ़ने में लगे बार बार। हिंदी भाषा का भी ये सब चैप्टर कराए गए हैं, अगर आपको नहीं आ रहा कोई, आप गूगल कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, कई चैनल बने हैं, टॉपिक का नाम डाल दीजिए आप, ठीक है, आपको वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट होंगे, ग्रुप सी की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये तो आपका वैसे ही तैयार होगा ऑलरेडी, इसमें तो आपको समस्या आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 1 से 1.5 महीना आपको क्या करना है, 1 महीना लगभग, पर डे 1 से 1.5 घंटा आपको मॉर्निंग में हिंदी पढ़नी है। और हिंदी के ऐसे टॉपिक से शुरुआत कीजिए जिसमें आपकी कम पकड़ है। जैसे कई बच्चे हिंदी साहित्य कहते हैं, 2 नंबर का पोर्शन आता है, फटाफट रटिए ना। अब जो हिंदी साहित्य के उसने सिलेबस में टॉपिक दिए, उसको ऐसा नहीं कि उनकी जन्म पढ़ लो, उनकी मृत्यु पढ़ लो, कहाँ पैदा हुए, ये नहीं आते। बेसिकली उनकी रचनाएं और उनके द्वारा कौन कौन से, मतलब किस सेक्टर में उनकी रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है, या उनको कोई पुरस्कार वगैरह ऐसा मिला है जो राष्ट्रीय लेवल का उसको उनको पुरस्कृत किया गया, वो चीज आपको देखनी है। ठीक, उसके बाद आप सुबह उठते हैं, 1-1.5 घंटा अगर आप ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद मेरी अगर आप मानते हैं तो आप शुरुआत कर दीजिए उत्तराखंड से, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है, 40 नंबर का। और ये सिर्फ सुबह पढ़ने से नहीं होगा बच्चों, ये आपको 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक मॉर्निंग, एक इवनिंग। अगर आप मतलब हल्के दर्जे का, अगर आप 6 बजे भी उठते हैं,
हल्का, मतलब सुबह अगर 6 बजे भी उठते हैं, 6, सवा 6, साढ़े 6 जो भी उठते हैं, फ्रेश वगैरह होने के बाद अगर आप 7 बजे से भी पढ़ना शुरू करते हैं, 7 से 8, साढ़े 8 तक, ये उसके बाद अपना नहाना धोना नाश्ता वगैरह करना, 10 बजे से मतलब सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करने के बाद 10 से 12 तक आपको क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, पर डे 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है, उत्तराखंड। अब इस 10 से 12 में ये नहीं कि एक ही पोर्शन पढ़ लो, इस 10 से 12 में उत्तराखंड हिस्ट्री तो पूरे महीने इस 10 से 12 में इंक्लूड कीजिए, इसके साथ परीक्षा वाणी पढ़िए। मेरी अगर राय मानते हैं तो इस वाले पोर्शन पे उत्तराखंड की हिस्ट्री देन प्लस परीक्षा वाणी, 1 माह इसको आप लोग कीजिए। किसी भी केस में उत्तराखंड हिस्ट्री और परीक्षा वाणी, क्योंकि उत्तराखंड हिस्ट्री अलग में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो उत्तराखंड हिस्ट्री के साथ अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ लें जो भी लेटेस्ट है, या अपने जो भी नोट्स है, मतलब मैं तो यही सलाह दूंगा बच्चों, उत्तराखंड हिस्ट्री और परीक्षा वाणी इस टाइम पे पढ़िए। अपने नोट्स विंसर ईयर बुक और इकोनॉमी सर्वे आप दूसरे टाइम पे पढ़िए। आप इतना पोर्शन कर पाएंगे तो आप 20 नंबर के पोर्शन के लिए काम कर रहे हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। देन आपका आता है बच्चों रीजनिंग का पोर्शन। आजकल इतनी धूप, दोपहर है, दोपहर में आलस भी आता है, नींद भी आती है, सब कुछ आता है, तो मैं तो मानूंगा 12 बजे तक पढ़ने के बाद 12 से 1 घंटा आप यहाँ पे रीजनिंग कीजिए। उसके बाद आप सीधे अपने लंच टाइम पे आ जाइए, रेस्ट कीजिए, 2 घंटे का पूरा आराम कीजिए, जो भी करते हैं 12 से 1 तक आप क्या कर लीजिए, 1 घंटा रीजनिंग कर लीजिए। जो भी चैप्टर उसके सिलेबस में दिए, सिलेबस से बाहर मत भागना, सिलेबस से इतर मत जाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के आधार पर आप इस चीज को कीजिए। उसके बाद आता है बच्चों जीएस का पोर्शन, इवनिंग में 3 बजे से, ठीक है, 2 घंटे आप आराम कीजिए वहां पे खाना वाना खा के, इवनिंग में 3 बजे से लगभग 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे तक क्या कीजिए आप लोग जीएस का अध्ययन कीजिए। जीएस के अंदर आपको पता है कि मैंने सोर्स क्या क्या बताया, एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल जी की सभी के पास होगी ये, और लूसेंटो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपकी जीएस है लूसेंटो ऑब्जेक्टिव या लूसेंटो बुक जो भी पढ़ लो। अगर जिस बच्चे ने घटना चक्र वगैरह पढ़ी उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो लूसेंटो ऑब्जेक्टिव और बुक। इसमें क्या कीजिए, लगभग 1 घंटा एनसीईआरटी सार लगाइए और 1 घंटा आप लूसेंटो ऑब्जेक्टिव लगाइए। लूसेंटो ऑब्जेक्टिव को जब आप लगाएंगे तो उसको 2 भागों में डिवाइड करना, कैसे, 2-2 सब्जेक्ट, जैसे आधा घंटा आपने क्या किया, हिस्ट्री पढ़ दी, इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, देन आधा घंटा आप ज्योग्राफी पढ़ लेना। इस तरीके से चलोगे और इसको आप रोटेशन पे लीजिए। 3 दिन आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कीजिए, 3 दिन आप पॉलिटी और इकोनॉमी कीजिए, 3 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी, इस तरीके से चलिए। और एनसीईआरटी सार 1 आवर पढ़िए, ठीक है, 1 घंटा ये पढ़िए आप। तब जाके आप 5 बजे तक कहीं ना कहीं पूरे दोपहर में अगर आप देखेंगे 1 से 1.5 घंटा ये, 2 घंटा ये, तो 2 और 1.5 कितना, 3.5 घंटा लगभग, 1 घंटा ये, 4.5, 5.5, 6.5 घंटे पूरे दिन में आपके हो रहे हैं। 5 बजे बाद क्योंकि बहुत समय होता है, चाय पानी पीजिए, अपना गप्पे मारिए, थोड़ा मूड फ्रेश कीजिए, जो भी करते हैं। कई लोग तो मतलब घूमने वगैरह निकल लेते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज में निकल जाता है क्योंकि एसआई का एग्जाम भी है, तो बहुत चीजें हैं सामने, ठीक है। तो ठीक है, फिजिकल वगैरह क्या आपका जो भी होता है, शाम को आते हैं रिलैक्स होके, लास्ट में सोने से पहले आप क्या कीजिए, जो बचा हुआ जितना भी आपके पास बचा हुआ समय है उसमें आपको उत्तराखंड का विंसर ईयर बुक वाला पोर्शन, इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड की करंट अफेयर्स और उत्तराखंड का अपने नोट्स, ये वाला पोर्शन आधा घंटा 10-10, 15-15 मिनट दीजिए। क्योंकि मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पे इतना इसलिए दे रहा हूँ बच्चों, सबसे ज्यादा रोल है। 20 नंबर के लिए आप यहाँ काम करिए, 20 नंबर के लिए आप इस पोर्शन पे काम कीजिए। ये 1 माह आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अंतिम 1 माह की आपके पास लड़ाई है। सारी चीजें, सारा कंटेंट आपके पास है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ऐसे तो है नहीं कि आज ही शुरुआत कर रहे हैं, लंबे समय से आप इस फील्ड पे तैयारी कर रहे हैं। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फिजिकल में मार्क्स कम है या फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिसका क्वालिफाई हुआ है उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, उसके निकलने के चांसेस हैं, वो अपना इस एग्जाम को अपना बना सकता है। 9 जून को उसका सिलेक्शन हो सकता है अगर अच्छा स्कोर करेगा। तो 1 माह आपको 6 से 7 घंटे का अध्ययन करना ही करना पड़ेगा बच्चों। और सपोज कीजिए आप ऐसे छात्र हैं जिसका सारा कंटेंट तैयार है, वो रिवीजन कर रहा है, फिर वो अपने हिसाब से अपनी क्या कीजिएगा, रणनीति तय कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ आई होगी, आप इसको फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।